हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को। अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप फटाफट से जाएं और प्लेलिस्ट में उन लेक्चर्स को रिवाइज करें। और अभी तक अगर आपने चैप्टर नंबर 2 के भी प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग कर सकते हैं। और वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहेगी बेटा प्रारंभ सीरीज में, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो क्लास 11th की बात हो या क्लास 12th की बात हो। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए बेटा फटाफट से हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था। देखिए, हमने सबसे पहले मतलब को समझा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मतलब क्या होता है। मतलब ये दीज आर दी गाइडलाइंस। जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो गाइडलाइंस होते हैं जो एक मैनेजर डिसीजन लेते वक्त ध्यान में रखता है, लेकिन ये किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन हमें नहीं देते। फिर हमने इसके फीचर्स पढ़े थे बेटा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देन हमने बात करी थी इंपॉर्टेंस के बारे में कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आज हमें बात करनी है फ्यूल के प्रिंसिपल्स के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा 7 प्रिंसिपल्स को पढ़ लिया था। आज जो रिमेनिंग हमारे 7 प्रिंसिपल्स है हमें उन्हें पढ़ना है। हेनरी फ्योल जिनका जन्म जो है फ्रांस में हुआ था बेटा, उन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें से हमने 7 प्रिंसिपल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। आज हमें 8 से लेकर 14 तक के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। क्लियर है बच्चों? तो 8th नंबर का जो प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल ने कहा है वो है बेटा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन वो चीज होती है बेटा जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक पर्सन या एक ग्रुप के हाथ में रहती है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर को क्या कर दिया जाता है बेटा, बाइफरकेट कर दिया जाता है या डेलीगेट कर दिया जाता है। यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा बेटा कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है जब वो सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में होती है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर को हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जब डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब फेयोल यहां पे ये कहना चाहते हैं कि सर दोनों में से बढ़िया क्या है। तो फेयोल यहां पे ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन भी अपनी जगह पे ठीक है और डिसेंट्रलाइजेशन भी अपनी जगह पे ठीक है। वो डिपेंड करता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही आपकी छोटी है तो वहां पे डिसीजन मेकिंग पावर अगर सिंगल पर्सन के हाथ में हो तो सेंट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो जाहिर सी बात है आपको डिसीजन लेने की पावर को डिसेंट्रलाइज यानी कि डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो यहां पे फेयोल जो है सेंट्रलाइजेशन को भी ज्यादा प्रीफर नहीं कर रहे हैं, ना ही डिसेंट्रलाइजेशन को प्रीफर कर रहे हैं। फेयोल यहां पे बोल रहे हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में। दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, बिजनेस ग्रो करेगा। तो फेयोल यहां पे क्या कह रहे हैं कि कंपनी जो है ना ही कोई कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड हो और ना ही वो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हो। उनका ये कहना है हेनरी फ्योल का कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। मतलब जहां पे रिक्वायरमेंट हो वहां पे सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग सिस्टम हो और जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग सिस्टम हो। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ये बात आपको यहां पे समझनी पड़ेगी बेटा कि बिजनेस का नेचर कैसा है और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप क्या कर पाएंगे, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ दे पाएंगे। अगर आप सिर्फ सेंट्रलाइजेशन पे फोकस करेंगे तो भी कहीं ना कहीं बिजनेस सफर करेगा। आप अगर सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करेंगे और अगर आपके एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंट नहीं हुए तो भी कहीं ना कहीं बिजनेस क्या करेगा बेटा, सफर करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको पूरी तरीके से किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके क्या करना है बेटा, कंपनी के गोल को अचीव करना है। तभी जाके आप क्या कर पाएंगे बेटा, कंपनी के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सो 8th नंबर का जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए बेटा 9th नंबर का हम फीचर बोलते हैं बेटा वो है स्केलर चेन। अब स्केलर चेन को आपको समझना है बेटा कि इसमें कम्युनिकेशन का एक फिक्स्ड पाथ होता है। फिक्स्ड पाथ कैसे होता है, जैसे समझिए एक ए ये है, देखिए बेटा ये सब सबऑर्डिनेट है
और ये सुपीरियर है। यहां पे ये कहना चाह रहे हैं फेयोल साहब कि अगर ई को ओ तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो उसे एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ई बोलेगा डी से, डी बोलेगा सी से, सी बोलेगा बी से और बी बोलेगा ए से। ए पहुंचाएगा एम तक, एम पहुंचाएगा एन तक और एन पहुंचाएगा किस तक, ओ तक। ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब फेयोल यहां पे कहना चाहते हैं कि अगर ई को ओ तक कोई बात पहुंचानी है तो उसे एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या करना पड़ेगा बेटा, फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि एक पाथ से जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे फेयोल ये भी कहना चाहते हैं कि कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं, इमरजेंसी होते हैं, जिसमें इस लंबे प्रोसेस में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, गैंग प्लैंक वाला ऑप्शन अपना सकते हैं। गैंग प्लैंक क्या होता है, गैंग प्लैंक में ई जो है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट कर सकता है बेटा, ओ से बातचीत कर सकता है और अपनी बात को समझा सकता है डायरेक्ट किसको, ओ को। तो यहां पे फेयोल क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहां पे अथॉरिटी और एक चेन होती है बेटा सुपीरियर्स की, हाईएस्ट से लोवेस्ट रैंक पे। और फेयोल यहां पे इंसिस्ट करते हैं कि अगर आपको कंपनी के अंदर अच्छी तरीके से काम करना है तो आपको चेन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं साथ के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो तो आप एक शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। उस शॉर्टकट को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक में कोई भी एम्प्लॉय जो है डायरेक्ट जिससे कम्युनिकेशन करना चाहता है वो उससे क्या कर सकता है बेटा, कम्युनिकेट कर सकता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। कोई इमरजेंसी हो तो लॉन्ग रूट ना अपनाए, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर ले बेटा वो ओ से गैंग प्लैंक के जरिए, ताकि जो है टास्क जो है लंबा ना चले और जो है फटाफट से काम क्या हो जाए बेटा, कंप्लीट हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्केलर चेन कहते हैं। ठीक, 10th नंबर का हमारा क्या प्रिंसिपल बताते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हर एक चीज सही जगह पे मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन चल रहा है, अब अगले दिन मान के चलिए जैसे जिम होता है, जिम अगर आपने देखा हो बेटा, जिम के अंदर क्या है, अगर हर एक चीज अगर आप सही जगह पे रख के जाएंगे और अगले दिन जब आप आके एक्सरसाइज करेंगे तो आपको हर एक जो मशीन है या हर एक जो आपका जो भी डंबल है जिससे भी आप एक्सरसाइज करते हैं वो आपको सही जगह पे लोकेट मिलेगा। यहां पे फेयोल क्या कहना चाहते हैं कि अगर फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे वर्कर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हर चीज का एक पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए जहां पे वो चीजें मिल जाए। जैसे फैक्ट्री वर्कर्स को टूल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो एक टूल रूम होना चाहिए जहां पे सभी एक ही जगह पे क्या मिल जाए, टूल्स अवेलेबल हो जाए। इससे क्या होगा बेटा, टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। इससे क्या होगा बेटा, टाइम जो है वो एम्प्लॉयज का क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा बचेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे फेयोल ये कहना चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यानी कि हर एक चीज का क्या होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए। मतलब ऑर्डर का मतलब यहां पे नया नहीं है कि कमांड को मानना है। ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा, कि मटेरियल और मैन जो है उस हर एक चीज की एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए और हर एक चीज सही जगह पे रखी हुई होनी चाहिए, ताकि हर एक चीज का एक फिक्स प्लेस होगा, हर एक चीज का एक फिक्स केबिन होगा। तो उससे क्या होगा बेटा, ना ही टाइम आपका वेस्ट होगा, ना ही आपकी एनर्जी वेस्ट होगी किसी भी मटेरियल को, किसी भी टूल को ढूंढने में। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्कर को एक टूल की जरूरत है तो उसे पता होना चाहिए कि टूल्स कहां पे रखे हुए हैं, ताकि वो फटाफट से जाए, उन टूल्स का इस्तेमाल कर सके और अपना काम कर सके। अगर कोई फिक्स प्लेस नहीं होगी तो वर्कर उस टूल को ढूंढने में अपना समय भी बर्बाद करेगा, अपनी एनर्जी भी बर्बाद करेगा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेटा क्या होगा, आपका वर्क जो है वो क्या होगा, सफर करेगा। तो यहां पे फेयोल बोलना चाहते हैं कि हर एक चीज का प्रिंसिपल का ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यहां पे इक्विटी का मतलब है बेटा नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बिना डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पर हो, चाहे वो सेक्स के बेसिस पर हो, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए विद इन दी एम्प्लॉइज। यहां पे ये कहना चाहते हैं बेटा, इक्विटी का मतलब यहां पे ये है कि सभी एम्प्लॉइज को इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट देना। यहां पे क्या है बेटा, एम्प्लॉइज जो होते हैं वो अपना मैक्सिमम एफर्ट देते हैं, तो बदले में वो ये भी चाहते हैं कि उनको भी जस्टिस मिले और उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव किया जाए। अगर उनका मैनेजर जो है पार्शियलिटी करेगा या डिस्क्रिमिनेशन करेगा बिटवीन द एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे इक्वल सैलरी देने का मतलब नहीं है, यहां पे इक्विटी का मतलब ये है बेटा कि आप एम्प्लॉइज से किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना करें, ना ही रिलीजन के नाम पे उससे डिस्क्रिमिनेशन करें, ना ही लैंग्वेज के नाम पे करें, ना ही कास्ट के नाम पे करें और ना ही किसी और चीज के नाम पे उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन आप ना करें। यानी कि सभी एम्प्लॉइज को आप इक्वल नजर से देखें, ताकि क्या हो बेटा, हर एक इंडिविजुअल जो है अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर पाए। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं बेटा। 12th नंबर का प्रिंसिपल हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। देखिए बेटा क्या होता है, कोई भी आप नया पर्सन जब आप हायर करते हैं तो उसे
काम को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या लगता है बेटा? उसे काम को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अब यहां पे ये कहा गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो तुरंत प्रभाव से उसे टर्मिनेट करना है, ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। यहां पे फेयोल ये कहना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट को जो है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी वाला माहौल देना चाहिए, क्योंकि अगर उसके दिल में कहीं ना कहीं जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी रहेगी तो वो अपना कभी भी 100% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। अगर आप कंपनी के अंदर से एम्प्लॉयज को बार बार उसकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से निकाल देते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है आपकी कंपनी के डिसीजंस को सफर करेगा। यहां पे फेयोल ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय का टारगेट डिजायर टारगेट से पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसे थोड़ा सा टाइम दिया जाए सीखने के लिए और सेटल होने के लिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी एम्प्लॉय को एक महीने में टारगेट दिया कि आपको एक महीने में 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है और अगर वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन नहीं कर पाया तो आपने उसे निकाल दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप बार बार उसे निकाल देंगे तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज के बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट होगी। तो यहां पे हेनरी फेयोल कहना चाहते हैं कि एक एम्प्लॉय को आपको कम से कम एक मिनिमम अमाउंट का समय देना चाहिए ताकि वो काम को सीख सके और अच्छी तरीके से उस काम को समझ सके और सेटल हो सके। उसके बाद आप उसको अच्छे से काम करवाइए और अगर फिर भी वो जो है सही तरीके से काम नहीं करता है देन आप रिसोर्सेस को बचाने के चक्कर में उसका ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? तो स्टेबिलिटी, उसको स्टेबल होने का टाइम दिया जाए तब जाके क्या होगा बेटा, एक अच्छी तरीके से एम्प्लॉय अपनी 100% इफेक्टिवनेस के साथ काम कर पाएगा। उसके बाद आता है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है? शुरुआत करना। देखिए दो तरीके के मैनेजर्स होते हैं। एक मैनेजर होता है जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सबऑर्डिनेट से डिस्कशन करता है कि बताओ यार ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या डिस्कशन करना चाहिए। ये क्या हो रहा है? इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहे हैं। अब अलग अलग एम्प्लॉयज जो है अपने अपने विचारों को रखेंगे कि सर इसमें ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और जो बेहतरीन लगेगा वो मैनेजर उसे अडॉप्ट कर लेगा। और एक मैनेजर होता है जो सोचता है कि मुझे सब आता है, मुझे सारा ज्ञान है, मुझे एम्प्लॉय से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? यहां पे फेयोल ये कहना चाहते हैं कि मैनेजर का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि वो इनिशिएटिव को क्या करे, वेलकम करे। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी चीज को सजेस्ट करता है या कोई बदलाव बताता है कि सर इस प्लान को हम इस तरीके से एग्जीक्यूट करें, तो उसके उस प्लान को एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए और मैनेजर उसको वेलकम करे उस सजेशन को, उस एम्प्लॉय के आइडिया को, ताकि क्या हो बेटा, उसको भी ये लगे कि हाँ भाई मैनेजर मेरी सुनता है। और अगर आप उस इनिशिएटिव को सुनेंगे नहीं, उसे इग्नोर कर देंगे, तो जाहिर सी बात है अगली बार जो एम्प्लॉय है वो इनिशिएटिव को लेके ही नहीं आएगा और कहीं ना कहीं आपका बिजनेस क्या होता जाएगा बेटा, पूरी तरीके से डीग्रोथ पे चला जाएगा। तो यहां पे फेयोल ये कहना चाहते हैं कि मैनेजर का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉयज के सामने कोई दिक्कत लेके आता है या कोई इनिशिएटिव लेके आता है कि सर हम इस प्लान के अंदर ऐसा काम कर सकते हैं या वैसा काम कर सकते हैं, तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे वेलकम करे और उसको रिकॉग्नाइज भी करे। तब जाके एक एम्प्लॉय क्या करता है बेटा, मोटिवेटेड फील करता है। इज दैट क्लियर और नॉट? और लास्ट हमारा जो प्रिंसिपल आ जाता है वो आ जाता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये आपको फीचर समझना है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, यहां से बार बार सवाल आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स से। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या है? एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब ये है कि फेयोल यहां पे ये कहना चाहते हैं कि मैनेजर लगातार जो है टीम स्पिरिट को प्रमोट करे, यूनिटी को प्रमोट करे और हार्मनी को प्रमोट करे, यानी कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन वाला माहौल हो कंपनी के अंदर। मैनेजर हमेशा मैं करके बात नहीं करे कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। वो आई की जगह पे वी शब्द का इस्तेमाल करे, यानी कि हम। इससे क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयज के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट होता है और वो कहीं ना कहीं अपने मैनेजर के साथ अपने आप को बिलोंग कर पाते हैं कि हाँ हम भी इस कंपनी का पार्ट है। जिससे क्या होता है बेटा, हर एक एम्प्लॉय जो है अपने 100% इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ काम कर पाता है। तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी को प्रमोट करना, हार्मनी को प्रमोट करना, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना। आई की जगह पे वी का इस्तेमाल करना, मैंने किया है को हटाकर हमने ये काम किया है या हमने ये टास्क लिया है। इस एटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको जो टास्क दिए गए हैं वो 100% पूरे हो जाएंगे। सो दीज आर दी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे बेटा, वो हम टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में बातचीत करेंगे कि टेलर ने क्या क्या प्रिंसिपल दिए हैं। और अगर आज आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा आपको टेलर के प्रिंसिपल के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।